वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम करने जा रहे हैं लीड कोड का तुम्हारा जो वीकली कॉन्टेस्ट था 503 उसका क्वेश्चन नंबर 3 जो है 3942 मिनिमम ऑपरेशंस टू सॉर्ट अ परम्यूटेशन। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये काफी अच्छा सवाल है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन के अंदर ना, लाइक देखने में लगता है कि बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बट इसके अंदर एक हिडन पैटर्न है। अगर तो तुमने वो पैटर्न समझ लिया तो ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए करना बहुत आसान है। अदरवाइज इस क्वेश्चन को करने में काफी ट्रिकी या फिर तुम्हें थोड़ी डिफिकल्टी आ सकती है। तो मेजर चैलेंज इस क्वेश्चन के अंदर कोड करना नहीं है, बट जो मेजर चैलेंज है इस क्वेश्चन के अंदर वो है कि तुम जो ऑब्जर्वेशन है और जो हिडन इसके अंदर पैटर्न है उसको आइडेंटिफाई करो। अगर तुमने आइडेंटिफाई कर लिया देन इट विल बी गोइंग टू बी सुपर इजी। क्लियर? अब हम ध्यान से इस क्वेश्चन को पहले समझते हैं। मैं सिंपल भाषा में तुम्हें पहले पूरा क्वेश्चन समझा देती हूँ। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है इसके अंदर हमें जो है एक एरे गिवन है, इंटीजर एरे नम्स आपके पास गिवन है जिसकी लेंथ है n, वेयर नम्स इज अ परम्यूटेशन ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम 0 to n-1। परम्यूटेशन जो है इसका मतलब होता है अरेंजमेंट। परम्यूटेशन का मतलब क्या होता है? अरेंजमेंट। ठीक है, अरेंजमेंट है तुम्हारा जो नम्स ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम 0 to n-1। ये काफी इंपॉर्टेंट है। क्लियर? ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है कि जो तुम्हारे इंटीजर तुम्हें दे रखा है, आई मीन जो एरे तुम्हारे पास गिवन है नम्स, नम्स के अंदर जो भी तुम्हारे इंटीजर्स हैं वो सारे के सारे 0 से n-1 की ही रेंज में है। मतलब कि अगर 4 साइज का तुम्हारा एरे है तो 0 से लेकर 3 तक, 0 1 2 3 ये सारे के सारे नंबर्स तुम्हारे एरे के अंदर होंगे। तुमने करना क्या है, तुम लोगों ने ये जो एरे तुम्हें गिवन होगा, तुम्हारा मेन टास्क है तुमने इस एरे को सॉर्ट करना है। क्या करना है? सॉर्ट करना है। बट जो चैलेंज है वो ये नहीं है कि सॉर्ट करना है। चैलेंज ये है कि जो तुम सॉर्ट है ना, तुम उसको स्वैपिंग से सॉर्ट नहीं कर सकते। वरना है कि हम सिंपल स्वैप करें और सॉर्ट कर दें, बट नहीं, हमने स्वैप नहीं करना। इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में तुमने तुम्हारा एरे को नम्स जो है उसको सॉर्ट करना है, बट तुम स्वैपिंग नहीं कर सकते। तुमने सॉर्ट करना है दो ऑफ स्पेशल ऑपरेशंस की हेल्प से। किसकी हेल्प से? दो स्पेशल ऑपरेशंस की हेल्प से। वो ऑपरेशंस क्या क्या है? एक तो है तुम्हारा रिवर्स, रिवर्स, और दूसरा ऑपरेशन है तुम्हारा रोटेट बाय लेफ्ट। रोटेट बाय लेफ्ट। यही दो ऑपरेशंस हैं जिसकी मदद से तुम अपने जो एरे है उसको सॉर्ट कर सकते हो इन असेंडिंग ऑर्डर। सॉर्ट किस में करना है? इन असेंडिंग ऑर्डर। क्लियर? क्वेश्चन समझ आ गया? तुमने क्वेश्चन में सिंपली जो एरे है उसको सॉर्ट करना है असेंडिंग ऑर्डर में, लेकिन तुम स्वैपिंग नहीं कर सकते। तुम्हारे पास सिर्फ दो ही ऑपरेशंस है, रिवर्स या फिर रोटेट बाय लेफ्ट। रिवर्स और रोटेट बाय लेफ्ट से क्या मतलब है? जैसे मान लो तुम्हारे पास एरे गिवन है कोई 1 2 3 4, तो इसका रिवर्स क्या होगा? इसका रिवर्स होगा 4 3 2 1। ये तो हो गया तुम्हारे रिवर्स का मतलब। और अगर इसी एरे को मेरे को रोटेट करना हो, तो अगर रोटेट बाय लेफ्ट, रोटेट बाय लेफ्ट बाय 1, सॉरी, रोटेट बाय लेफ्ट बाय 1, कि तुम एक ही डिजिट से रोटेट कर सकते हो, पहले एक टाइम पे एक ही डिजिट से रोटेट कर सकते हो। तो अगर मैंने इसको लेफ्ट से 1 के हिसाब से रोटेट किया तो पहले में बनेगा 2 3 4 1। क्लियर? उसके बाद अगर वापस से रोटेट करूंगी तो बनेगा 3 4 1 2। क्लियर? तो इसी तरीके से ये चलता रहेगा। तो लाइक तुम्हारे पास सिर्फ यही दो ऑपरेशंस है, या तो तुम रिवर्स करो या तुम रोटेट करो। क्लियर? अब तुमने एलिमेंट्स को जो है वो सॉर्ट करना है। अब ऑब्वियस सी बात है कि हम फ्रीली एलिमेंट्स रीअरेंज जो है यहाँ पे नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है कि हर एरे जो है तुम्हारा वो सॉर्टेबल भी नहीं होगा, और वहीं से तुम्हारी जो स्टार्ट होती है एक्चुअल का थिंकिंग प्रोसेस। क्लियर? इतनी अप्रोच समझ में आई तुम्हें? ये तो लाइक बेसिक अभी क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग मैंने तुम्हें समझाई है। अब हम इसमें बात करते हैं सबसे पहले हमारे ब्रूट फोर्स अप्रोच के बारे में। क्लियर? तो अगर मैं बात करूं ब्रूट फोर्स अप्रोच की, तो ब्रूट फोर्स अप्रोच हमारे माइंड में क्या आता है? देखो, सबसे पहली थिंकिंग जो इस क्वेश्चन के लिए हमारे माइंड में आ सकती है कि
हम हर ऑपरेशन ट्राई कर लें। हमारे पास 2 ही तो ऑपरेशन है, रिवर्स और रोटेट का, राइट? तो हम ये दोनों ऑपरेशंस जो है हमारे एरे के जैसे n तक का जो साइज़ है, हम वहाँ तक की इस दोनों के दोनों ऑपरेशंस की जितनी पॉसिबल स्टेट्स बन सकती हैं, हम वो सारी की सारी ट्राई कर लें और उसके बाद हम उसमें से वो वाला एरे या फिर वो वाला आउटपुट निकाल लेंगे जिसमें हमारे पास मिनिमम ऑपरेशन लग रहे हैं। क्लियर? यही चीज़ करनी है। बट अगर तुम देखो, तुम्हारे पास इस क्वेश्चन के अंदर जो कॉन्स्ट्रेंट्स गिवन है ना, उसके अंदर तुम्हारे पास वैल्यू गिवन है 10 रेज़ टू द पावर 5 तक की। 10 रेज़ टू द पावर 5 मतलब समझ रहे हो कितनी बड़ी वैल्यू है। मतलब इस 10 रेज़ टू द पावर 5 वैल्यू तक तुम्हारे n की जो एरे की लेंथ है वो जा सकती है। तो अगर इतना बड़ा तुम्हारे पास साइज़ का एरे होगा, उस केस में अगर तुम रिवर्स और रोटेट के सारे स्टेजेस और सारे के सारे पैटर्न्स जो हैं उसको एक एक करके ट्राई करोगे, तो उससे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा होगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी बहुत ज्यादा होगी, और मोर ओवर वो जो ब्रूट फोर्स अप्रोच है ना वो इसका पॉसिबल ही नहीं है। अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ में देखें तो इतना बड़ा करना पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो ब्रूट फोर्स अप्रोच तो इसका पॉसिबल नहीं होगा। अब हमें जो है मेन ऑब्जर्वेशन जो है ना क्या आई, हमें उसकी तरफ ध्यान रखना है। ध्यान से सोचो, तुम्हारे पास जो एरे है उसके अंदर तुम्हें बोला है कि हम या तो सिर्फ रोटेट करेंगे या हम रिवर्स कर सकते हैं। अब देखो, अगर किसी एरे को कंप्लीट, अब मतलब एरे का जो ऑर्डर है वो कंप्लीटली रैंडम तो बन ही नहीं सकता, राइट? अगर एरे को सॉर्ट करना है या कोई भी अगर एरे सॉर्टेबल फॉर्म में होगा, तो वो तभी हो सकता है ना जब उसके अंदर का कोई भी पार्ट ऑलरेडी सॉर्टेड पैटर्न में हो। सॉर्टेड पैटर्न जो है वो ऑलरेडी उस एरे के अंदर हिडन हो कहीं पे। क्यों ऐसा मैं बोल रही हूँ? क्योंकि जो तुम्हारा क्वेश्चन है उसके अंदर ऑलरेडी बोला है कि जो तुम्हारी परम्यूटेशंस है वो फिक्स नंबर की परम्यूटेशंस है, राइट? तो जो ऑर्डर है तुम्हारे पूरे सॉर्ट का या फिर पूरे एरे का ऑर्डर जो है वो एक स्टेबल मेंटेन रहेगा। तुम उसके साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते वो ऑर्डर के साथ। तो उसी मतलब से कि तुम कोई रैंडम कंप्लीटली ऑर्डर डिफरेंट भी नहीं बना सकते। तुम्हें जैसे अगर 4 साइज का एरे है, तो उसके अंदर सॉर्टेड अरेंजमेंट क्या होएगी? 0 1 2 3, यही होगा ना सॉर्टेड पैटर्न इसका, 0 1 2 3। तो तुम्हारे पास प्रॉपर परम्यूटेशंस गिवन है। और अगर तुम्हारे पास कोई भी एरे ऐसा है जो सॉर्ट हो सकता है, तो उसके अंदर अब तो सिंपल सी बात है कि अगर मैं कोई रैंडम जो वैल्यू है या फिर कोई रैंडम नहीं, किसी ऑर्डर जो है वो नहीं जनरेट कर सकती, तो इसका मतलब जो मेरा एरे है उसके अंदर ऑलरेडी कहीं ना कहीं तो कोई सॉर्टेड पैटर्न ऑलरेडी प्रेजेंट है। अब मेरा क्या काम है, मेरे को बस उस सॉर्टेड पैटर्न को देखना है। क्लियर? अब एक एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ तुम्हें। मान लो तुम्हारे पास एग्जाम्पल में एक एरे गिवन है 2 3 4 0 1। क्लियर? अब अगर तुम ध्यान से देखो, ये जो एरे है ना ये एक्चुअल में सॉर्टेड एरे है। सॉर्टेड एरे कैसे है? सॉर्टेड है बस, अगर तुम इसको ध्यान से देखो, ये एरे जो है ना, ये एरे तुम्हारा रोटेटेड है, और मैं बोलूं कि सर्कुलरली शिफ्टेड है। क्या है ये एरे? या तो रोटेटेड बोल लो इसको या बोलो सर्कुलरली जो है ये एरे तुम्हारा शिफ्टेड है। क्लियर? कैसे शिफ्टेड है देखो, 2 3 4 और 0 1। यही अगर 0 1 इसके अगर एरे होता सॉर्टेड ऑर्डर में, क्या होता? 0 1 2 3 4 ये एरे होता। बस इसके स्टार्टिंग के जो दो एलिमेंट्स हैं वो रोटेट होके चले गए लास्ट में, इसी वजह से तुम्हारा ये एरे बन गया 2 3 4 0 1। क्लियर? अगर अब मेरे को इसको सॉर्ट करना हो एरे को, तो मैं क्या करूं? मैं जो है लेफ्ट से रोटेट करना शुरू कर दूं। अगर जैसे मेरा ये एरे था ना 2 3 4 0 1, अगर मेरे को इसको सॉर्ट करना है तो मैं इसको सॉर्ट कैसे कर सकती हूँ? सबसे पहले मैं इसको अगर एक बार रोटेट करूं तो रोटेट करने पे क्या आंसर आएगा? 3 4 0 1 2। एक बार तो मेरा ये आंसर आ गया। वापस से रोटेट करूं तो आ गया 4 0 1 2 3। लेफ्ट से रोटेट कर रही हूँ बाय वन। फिर एक बार और रोटेट करूंगी तो 0 1 2 3 4। तो तुम देख रहे हो, लेफ्ट से 3 बार रोटेट करने पे 3 बार मैंने ऑपरेशन परफॉर्म किया, 3 बार रोटेट किया और मेरे पास मेरा सॉर्टेड एरे मिल गया। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से मेरे को एक ऑब्जर्वेशन क्या मिल रही है?
यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है तुम्हारे लिए। वो इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन क्या है कि जो तुम्हारा इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग सर्कुलर एरे है, इंक्रीजिंग सर्कुलर एरे है, वो तुम्हारे सॉर्टेबल है। क्या है? सॉर्टेबल है वो। जो तुम्हारे इंक्रीजिंग सर्कुलर एरेज हैं वो तुम्हारे सॉर्टेबल है। जो भी एरेज तुम्हारे इंक्रीजिंग सर्कुलर ऑर्डर में प्रेजेंट है तुम उनको सॉर्ट कर सकते हो। ये रहा तुम्हारे पास एग्जांपल। ये इंक्रीजिंग सर्कुलर ऑर्डर में था, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 0 के बाद 1, तो बस रोटेटेड था, लेकिन सॉर्ट ऑलरेडी सॉर्टेड था। तो हमने वो सॉर्टेड वाला पैटर्न जो है वो और इसके अंदर रिकॉग्नाइज किया कि जो सॉर्टेड वाला पैटर्न है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है और ऑलरेडी सॉर्टेड है, बस रोटेट हो रखा है एरे। और हमने उसको लेफ्ट से रोटेशन करी और मैंने देखा 3 बार रोटेशन करने पे मेरे पास मेरा आंसर आ गया। तो यहाँ से एक अच्छी मेरे को वो मिल गई है कि इंक्रीजिंग सर्कुलर एरेज जो है वो सॉर्टेबल है। क्लियर? अब जो है मैं तुम्हें एक एग्जांपल और लेके समझाती हूँ। क्लियर? वेट। अब अगर तुम ये एग्जांपल नंबर 2 देखो, मेरा एग्जांपल 2 है तुम्हारे पास, मान लो ये एरे गिवन है 1 0 4 3 2। अब ये एरे देख के तुम बोलोगे कि ये इंक्रीजिंग तो नहीं लग रहा, लेकिन अगर तुम ध्यान से देखो और तुमने ऑब्जर्व किया, अगर मैं इस एरे को रिवर्स कर दूं तो क्या होगा? 2 3 4 0 1, 2 3 4 0 1। मैंने जस्ट इस एरे को रिवर्स किया। रिवर्स करने पे क्या हुआ? 2 3 4 0 1। और अभी जो हम करके आए हैं क्वेश्चन वो क्या था? 2 3 4 0 1। राइट? तो इसका मतलब यहां से अब मैं क्या निकाल सकती हूँ? ये जो है ये सर्कुलर रोटेटेड एरे बन गया और अब रोटेशन से जो है ये सॉर्ट भी हो जाएगा ना। तो इसका मतलब यहाँ से मेरे को दूसरी चीज समझ आई। दूसरी चीज मेरे को क्या इंपॉर्टेंट समझ आई कि जो मेरा रिवर्स सर्कुलर एरे है, रिवर्स सर्कुलर एरेज हैं, ये भी मेरे सॉर्टेबल है। रिवर्स सर्कुलर एरेज भी सॉर्टेबल है। क्लियर? ये चीज मेरे को समझ आई। अब जितना अभी तक हमने समझा उससे अगर मैं कंक्लूजन की बात करूं, किसकी बात करूं? कंक्लूजन की। जो मैंने अभी तक अप्रोच समझी, जो अभी तक हमने एनालाइज किया, तो उससे मेरे को दो कंक्लूजन समझ में आते हैं। पहला कंक्लूजन क्या है कि जो तुम्हारे सॉर्टेबल एरेज हैं, जो तुम्हारे सॉर्टेबल एरेज हैं वो सिर्फ 2 टाइप्स के हो सकते हैं। सिर्फ 2 टाइप के ही हो सकते हैं तुम्हारे सॉर्टेबल एरे। कैसे हो सकते हैं? पहला हो सकता है तुम्हारा इंक्रीजिंग सर्कुलर हो सकता है तुम्हारा एरे, या फिर दूसरी कंडीशन क्या है तुम्हारा? डिक्रीजिंग सर्कुलर हो सकता है। क्योंकि हमने इसके अंदर ऑलरेडी एक सॉर्टेड पैटर्न जो है वो आइडेंटिफाई कर लिया। या तो एरे होगा इंक्रीजिंग सर्कुलर या होगा डिक्रीजिंग सर्कुलर। अगर एरे इन दोनों पैटर्न्स में ही नहीं आता तो इसका मतलब है तुम्हारा आंसर है -1। सीधा रिटर्न कर दो -1 कि जो तुम्हारा गिवन एरे है वो सॉर्टेबल ही नहीं है, वो उसको सॉर्ट करना पॉसिबल ही नहीं है। इम्पॉसिबल केस का एग्जांपल मैं जैसे तुम्हें दिखा दूं, इसका एग्जाम्पल हो सकता है, मान लो तुम्हारा एरे कुछ ऐसे गिवन है 2013, 2013। अब ना तो तुम इसको देखो, ना तो ये तुम्हारा इंक्रीजिंग सर्कुलर ऑर्डर में है, 2013 ये इंक्रीजिंग सर्कुलर ऑर्डर में तो नहीं है। और अगर तुम इसको रिवर्स करके देखो 3102, तो ये तुम्हारे डिक्रीजिंग सर्कुलर ऑर्डर में भी नहीं है, क्योंकि अगर होता तो 2 जो है वो पहले आना चाहिए था, बट 2 तो बाद में आ रहा है। तो ये डिक्रीजिंग सर्कुलर ऑर्डर में भी नहीं है और ये इंक्रीजिंग सर्कुलर ऑर्डर में भी नहीं है। तो चुपचाप इस एरे का आंसर है तुम्हारा -1 कि हम इसको रोटेट नहीं कर सकते। क्लियर? आई थिंक अब तुम्हें ये इंट्यूशन जो है थोड़ी समझ आई होगी। अभी हम पूरा जो सॉल्यूशन इसका बिल्ड करेंगे तो और भी ज्यादा अच्छे से ये जो अप्रोच है पूरी की पूरी ये तुम्हें क्लियर हो जाएगी। क्लियर? अब सबसे पहले जो है ना हम इसका सॉल्यूशन बिल्ड करने की कोशिश करते हैं। सॉल्यूशन बिल्ड करने में हमारा सबसे पहला स्टेप क्या होगा? मैं यहाँ पे तुम्हें सॉल्यूशन के स्टेप लिख कर बताती हूँ। क्लियर? अब हम यहाँ पे लिखेंगे हमारा सॉल्यूशन। लाइक ये तुम काइंड ऑफ अपना सूडो कोड ही समझना जो हम लोग करने वाले हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन करने के लिए हम क्या करेंगे? हम सबसे पहला हमारा स्टेप होगा फाइंड करना इंडेक्स
ऑफ जीरो। फाइंड करना इंडेक्स ऑफ जीरो। अब मैंने इंडेक्स ऑफ जीरो फाइंड करने के लिए क्यों बोला? क्योंकि जो तुम्हारा एरे है, ऑलरेडी तुम्हारा एरे जो है तुम्हें पता है उसके अंदर परम्यूटेशंस गिवन है 0 to n-1। तो जो भी तुम्हारे लेंथ का एरे होगा वो जब भी सॉर्ट होगा तो सॉर्ट होके आंसर आएगा तुम्हारा 0 1 2 3 4। आंसर तुम्हारा ऐसी ऑर्डर में आने वाला है। क्लियर? तो इसका मतलब जो है जीरो को मैं एज ए रेफरेंस पॉइंट लेके ट्रीट कर सकती हूँ कि जहां पे मेरा जीरो होगा मेरा एरे वहीं से स्टार्ट होगा। राइट? तो जीरो जो है मान लो मैंने उसको मेरा रेफरेंस पॉइंट बना लिया। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लेके चलते हैं, तुम्हारे पास एक एरे है 2 3 4 0 1। इसी एरर का एग्जांपल लिखती हूँ। यहाँ पे अगर मैं देखूं तो जीरो का इंडेक्स क्या है? 0 1 2 3 4। तो यहाँ पे मेरा जो इंडेक्स है जीरो का वो क्या है? 3। जीरो का इंडेक्स मेरे पास 3। अब ये तो हो गया मेरा पहला स्टेप कि मैंने जीरो का इंडेक्स ढूंढ लिया। अब दूसरा स्टेप क्या है? जीरो का इंडेक्स तो ढूंढ लिया, अब इसके बाद क्या करें? दूसरा स्टेप है कि तुम, सॉरी, जब तुमने जीरो का इंडेक्स फाइंड कर लिया तो तुम्हारा दूसरा स्टेप है कि तुम्हें चेक करना है। क्या चेक करना है? अब इंक्रीजिंग सर्कुलर ऑर्डर, क्योंकि दो ही केसेस थे जिस टाइम पे तुम्हारा जो सॉर्ट हो सकता है अरे, तो तुमने क्या करना है? इंक्रीजिंग सर्कुलर ऑर्डर। इंक्रीजिंग सर्कुलर ऑर्डर जो है तुम्हें इसको चेक करना है, ये है तुम्हारा सेकंड स्टेप। अब हम चेक करेंगे इंक्रीजिंग सर्कुलर ऑर्डर। इसका क्या मतलब है कि जीरो के बाद वन आ रहा है, वन के बाद टू आ रहा है, टू के बाद थ्री आ रहा है। तो लाइक ऐसे जीरो के बाद वन आ रहा है, वन के बाद टू आ रहा है, टू के बाद थ्री आ रहा है, हम इस ऑर्डर में चल रहे हैं। तो ये इंक्रीजिंग सर्कुलर ऑर्डर। अब हमें इस चीज को चेक करना है। ये अगर तो हमें ये सीक्वेंस मिल गया तो इसका मतलब मेरा जो एरे है वो इंक्रीजिंग सर्कुलर ऑर्डर में है। अगर नहीं मिला तो मतलब नहीं है। अब ये हम चेक कैसे करेंगे? इसको चेक करने के लिए हम यूज करेंगे हमारे फॉर्मूला का आई डी एक्स प्लस आई मॉड्यूलो एन। ये क्या है? आई डी एक्स हो गया तुम्हारा इंडेक्स, इंडेक्स ऑफ जीरो, प्लस आई हो गया तुम्हारा जिस वैल्यू पे तुम चल रहे हो। आई जो हम आइट्रेट करने के लिए हम इंटीजर आई लेते हैं ना, हमारा वो आई। ठीक है, ये जिससे तुम्हारा इंडेक्स जो है वो ट्रैक होता रहेगा। मॉड्यूलो टू, मॉड्यूलो एन, एन जो है तुम्हारा साइज ऑफ द एरे। मॉड्यूलो क्यों किया? क्योंकि हम सर्कुलर ऑर्डर के अंदर रोटेट करने वाले हैं। हम सर्कुलर एरे के अंदर जब भी इंडेक्स जो है उसको फाइंड करना होता है मेरे किसी भी एलिमेंट का, तो हमेशा मॉड्यूलस का यूज करते हैं। ये बात याद रखना। क्लियर? एक बार इसको मैं कोई एग्जांपल करके दिखा देती हूँ। जैसे मान लो इसी एरे के अंदर इंडेक्स था मेरा जीरो का 3, राइट? अब मेरे को चेक करना है कि क्या ये इंक्रीजिंग सर्कुलर ऑर्डर में है या नहीं। तो अगर मैं स्टार्ट करूं मेरे i इक्वल्स टू 1 के लिए, क्लियर, i इक्वल्स टू 1 के लिए अगर मैंने शुरू किया तो 1 के केस में मेरा इंडेक्स है 3 प्लस आई है 1 मॉड्यूलो एन की वैल्यू मेरी क्या है? 5। तो 3 + 1 हुआ तुम्हारा 4, 4 मॉड्यूलस 5। तो कितना रिमाइंडर आया? मॉड्यूलस मतलब रिमाइंडर, रिमाइंडर आया तुम्हारे पास 4। तुमने चेक किया अब नम्स ऑफ 4, नम्स ऑफ 4 पे क्या वैल्यू है तुम्हारी? 0 1 2 3 4। नम्स ऑफ 4 पे क्या वैल्यू है? 1। और आई की मेरी क्या वैल्यू थी? 1। तो जीरो के बाद तुम्हारे पास 1 आ रहा है, तो मतलब ये चीज तो ठीक है। अब i इक्वल्स टू 2 के लिए चेक करते हैं। क्लियर? जीरो के बाद 1 आ रहा है, अब 1 के बाद 2 आना चाहिए। ठीक है, इंडेक्स है मेरा 3 प्लस आई की वैल्यू है 2 मॉड्यूलस 5। अब 2 + 3 5, 5 मॉड्यूलस 5। तो क्या रिमाइंडर आया? 0। नम्स ऑफ 0 चेक करो। नम्स ऑफ 0 पे तुम्हारी क्या वैल्यू है? 2। तो ये भी 2, ये भी 2, मतलब जीरो के बाद 1 आ रहा है, 1 के बाद 2 आ रहा है। अब 3 भी चेक कर लेते हैं। 3 के लिए हम कैसे चेक करेंगे? इंडेक्स है 3 और मेरा जो आई की वैल्यू है वो भी हो गई 3 मॉड्यूलस 5। 3 + 3 6 मॉड्यूलस 5, रिमाइंडर आया 1। नम्स ऑफ 1, नम्स ऑफ 1 पे क्या वैल्यू है तुम्हारे पास? 3। हो गया मैच। इसका मतलब तुम्हारा ये जो गिवन एरे है, ये गिवन एरे है तुम्हारा इंक्रीजिंग सर्कुलर ऑर्डर। क्लियर है? ये समझ आ गया तुम्हें? ये था तुम्हारा सेकंड पॉइंट। अब हम करेंगे हमारी नेक्स्ट थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट तुम्हारा क्या है? चेक करना। अब इंक्रीजिंग चेक कर लिया, अब नेक्स्ट हम क्या चेक करेंगे? हम नेक्स्ट चेक करेंगे डिक्रीजिंग सर्कुलर एरे या ऑर्डर, डिक्रीजिंग सर्कुलर ऑर्डर।
ऑपोजिट डायरेक्शन में चेक करना है। ऑपोजिट डायरेक्शन में चेक करने का क्या मतलब है? ऑपोजिट डायरेक्शन में चेक करने का ये मतलब है कि क्या जीरो के लेफ्ट में वन आ रहा है, जीरो के लेफ्ट में वन के लेफ्ट में टू आ रहा है, फिर टू के लेफ्ट में थ्री आ रहा है। तो लाइक अब हम जो चेक करेंगे, अब हम करेंगे ऑपोजिट ऑर्डर में चेक। क्लियर? स्टार्ट तो कुछ भी कर लो, तुम्हारा हमेशा जो शुरू है वो तो होना है तुम्हारा जीरो से, राइट? तो अगर अब मैं इस जीरो से शुरू करूं, तो अगर अब मैं जीरो से शुरू करूँ तो अब डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या चेक करना है तुमने कि तुम्हारा जीरो है, जीरो के लेफ्ट में आ रहा है वन, उसके लेफ्ट में आ रहा है टू, तुमने इस ऑर्डर में अब चेक करना है। तो इसके लिए तुम्हारा फॉर्मूला क्या होगा? इसके लिए जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो होगा आई डी एक्स इंडेक्स माइनस आई प्लस एन मॉड्यूलो एन। क्यों? क्योंकि इंडेक्स माइनस आए, क्यों? क्योंकि अब हम लेफ्ट साइड में चेक करने वाले हैं। प्लस एन इसलिए क्योंकि नेगेटिव में भी वैल्यू जा सकती है, तो हम उसको हमारा जो टोटल एरे का साइज उसमें से माइनस करेंगे। मॉड्यूलस एन ये हमने किया हमारे रोटेटेड सॉर्टेड एरे के लिए। अभी कंफ्यूजन हो रही होगी, एक बार इसको ड्राई रन करके देखो तो तुम्हें क्लियर हो जाएगा। तुम्हारे मान लो नम्स की जो वैल्यू है, नम्स तुम्हारे पास गिवन है 1 0 4 3 2। या मैं रोटेटेड रोटेटेड डिक्रीजिंग ऑर्डर की बात कर रही हूँ। अब यहाँ पे अगर जीरो की बात करें तो जीरो का इंडेक्स है मेरा, जीरो का इंडेक्स है मेरे पास मेरा वन, राइट? जीरो का इंडेक्स है मेरे पास वन। अगर अब मैं इसमें चेक करूँ, स्टार्टिंग से शुरू होती है फॉर आई इक्वल्स टू वन के लिए। आई इक्वल्स टू वन के लिए वैल्यूज देखो, इंडेक्स है वन माइनस आई वन प्लस एन है तुम्हारे पास फाइव, राइट? मॉडुलस किसके साथ करना है तुमने? फाइव के साथ। वन से वन कट गया, फाइव मॉडुलस फाइव जिसका आंसर आएगा जीरो। और नम्स ऑफ जीरो पे तुम्हारी क्या वैल्यू है? नम्स ऑफ जीरो पे वैल्यू है वन। ये तो तुम्हारा मैच हो गया। अब आई इक्वल्स टू टू पे तुम्हारा क्या आएगा? इंडेक्स है वन माइनस आई टू प्लस फाइव मॉडुलस फाइव। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या आया? -1 प्लस फाइव यानी कि फोर। फोर मॉडुलस फाइव इक्वल्स टू आया फोर। और नम्स ऑफ फोर की जब बात करें, नम्स ऑफ फोर पे तुम्हारे पास क्या वैल्यू है? 0 1 2 3 4 2। कर गया मैच? आई इक्वल्स टू थ्री के लिए सिमिलर चेक कर लो। वन माइनस थ्री प्लस फाइव मॉडुलो फाइव। तो इस केस में भी अब जब तुमने इसको सॉल्व किया तो क्या आंसर आ रहा है तुम्हारे पास? थ्री मॉडुलो फाइव, यहाँ आया थ्री। नम्स ऑफ थ्री चेक करो, नम्स ऑफ थ्री जो है, नम्स ऑफ थ्री पे क्या वैल्यू है हमारे पास? 0 1 2 3 3। मैच कर गया। तो इसका मतलब क्या है? हमें यहाँ से क्या पता चल रहा है? हमें यहाँ से ये पता चल रहा है कि जो हमारा ये गिवन एरे है वो क्या है? तुम्हारा रोटेटेड रोटेटेड डिक्रीजिंग ऑर्डर का एरे है। क्लियर? ये चीज समझ आ गई तुम्हें? रोटेटेड डिक्रीजिंग ऑर्डर का एरे है। अब हम इसको जो है एक पॉइंट और यहाँ पे तुम्हें ऐड करके बताती हूँ कि अगर जब हम इसको ट्रैक कर रहे होंगे, हम इंक्रीजिंग सर्कुलर ऑर्डर को ट्रैक करने के लिए हम बोल देंगे फ्रंट। और अगर तो हमें मिल गया तो हम यहाँ कर देंगे फ्रंट इक्वल्स टू ट्रू। और यहाँ पे हम कर देंगे बैक, इसको इनिशियलाइज कर देंगे बैक, बैक इक्वल्स टू ट्रू के साथ। क्लियर? ये था तुम्हारा जब तुम लोगों ने कंडीशंस पता करनी है, मतलब तुम लोगों ने अब पता कर लिया कि तुम्हारा जो एरे है क्या वो सॉर्टेड होगा। और मतलब सॉर्ट होने के लिए जो दो कंडीशंस मेन इंपॉर्टेंट थी वो तुम्हें पता चल गई। चौथी चीज इसके अंदर क्या आती है? अब मान लो फ्रंट और बैक तुमने ये कंडीशंस चेक कर ली। अब अगर तो मान लो फ्रंट और बैक इन दोनों की वैल्यू है फॉल्स। दोनों की वैल्यू फॉल्स का क्या मतलब है कि ना तो इंक्रीजिंग सर्कुलर ऑर्डर है ना डिक्रीजिंग सर्कुलर ऑर्डर है, तो चुपचाप तुमने रिटर्न कर देना है -1। क्या रिटर्न कर देना है? -1 कि जो हमारा एरे है ना भाई वो सॉर्ट नहीं हो सकता। क्लियर? अब जब हम लोगों ने पहले तो ये चेक कर लिया कि हमारा एरे सॉर्ट हो भी सकता है या नहीं हो सकता। अगर तो सॉर्ट नहीं हो सकता तो तुम्हारा क्वेश्चन यहीं खत्म है। अगर सॉर्ट हो सकता है तो अब आगे तुम्हारा काम आता है मेन, वो है तुम्हारा फिफ्थ स्टेप जो है मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस को फाइंड कर, मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस को फाइंड करना। अब ये है तुम्हारा मेन काम। अब हम देखते हैं हम इसको कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले अगर हम इसके अंदर केस वन की बात करें, क्लियर? किसकी बात करें? केस वन। केस वन हम तब का लेते हैं जब हमारे पास हमारा इंक्रीजिंग सर्कुलर एरे था। क्या था?
इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग एरे था जब हमारे पास। क्लियर। इंक्रीजिंग एरे के केस में हम के वन वन लेते हैं। इसके लिए मैं तुम्हें एक एग्जांपल से करके दिखाती हूँ। मान लो तुम्हारे पास एरे ये था 3 2 3 4 0 1। इंडेक्स हमारा जो था वो था 3, 0 का इंडेक्स था 3। अब ऑप्शन 1, इस केस में दो ऑप्शन हो सकते हैं तुम्हारे पास। दो ऑप्शंस क्या हो सकते हैं? या तो तुम सिर्फ रोटेशन से सॉल्व कर दो, रोटेशन से सॉल्व कर दो। इसको केस में करने के लिए हमारे पास 3 रोटेशंस लगेंगी, राइट। या तो रोटेशन से सॉल्व कर दो, या दूसरी चीज क्या हो सकती है कि तुम रिवर्स कर लो और फिर रोटेट कर लो, रिवर्स कर लो एंड देन रोटेट कर लो, ऐसे भी सॉल्व हो सकता है। तो इन दोनों कंडीशन में से जो कंडीशन तुम्हें जो है शॉर्टेस्ट आंसर देगी वो तुम्हारा आंसर होगा। क्लियर। या तो तुम रोटेट डायरेक्ट कर लो, रोटेट रोटेट करोगे तो 3 आंसर मिलेगा। अगर तुम पहले इसको रिवर्स कर लो, रिवर्स करोगे तो क्या आएगा? 1 0 4 3 2, ये आया। इसके बाद अब तुम इसमें वापस से रोटेट करोगे, अब इसमें तुम 2 बार रोटेट करोगे। 4 3 2, फिर इसको रोटेट करोगे तो आएगा 4 3 2 1 0, ये आगे आएगा। फिर वापस से करोगे तो आएगा 4 3 2 1 0। अब एक बार इसको वापस से रिवर्स कर लो। इस केस में तो लाइक दोनों ऑपरेशंस में तुम्हें 3 ही आ रहा है। बट अगर तुम कोई और एग्जांपल लेके देखो तो हो सकता है कि तुम्हारा जो आंसर है वो अलग आए, कि तुम्हें रोटेट करोगे तो अलग आए, रिवर्स करोगे तो अलग आए। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें एग्जाम्पल लेके भी दिखाई देती हूँ। वेट, आई एम विल शो यू एन एग्जाम्पल ऑफ दिस ऑल्सो, ताकि कोई भी डाउट ना रहे। दो ही हम काम कर सकते हैं यहाँ पे, या तो हम लोग रोटेट करेंगे या हम रिवर्स करेंगे। क्लियर। सिर्फ यही दो काम है जो हम कर सकते हैं। दो केस हमारे पास यही बनते हैं। अब मान लो जो तुम्हारा एरे है वो है 1 2 3 4 0। 1 2 3 4 0, अगर तुम डायरेक्ट रोटेशंस करते हो, डायरेक्ट रोटेशंस करोगे तो तुम्हारे पास 4 स्टेप लगेंगे। ठीक है। पहले वन, 4 स्टेप क्यों कह रही हूँ मैं? क्योंकि पहले देखो, पहले तुम्हारा 1 जाएगा, फिर तुम्हारा 2 जाएगा, फिर 3 जाएगा, फिर 4 जाएगा। तो लाइक 4 स्टेप लगेंगे। क्लियर। तो डायरेक्ट रोटेशन के केसेस में कितने स्टेप लग रहे हैं? 4। बट एक इसका स्मार्टर वे भी हो सकता है कि पहले तो मैं इसको रिवर्स कर लूं, रिवर्स करूंगा तो क्या आएगा? 0 4 3 2 1। रिवर्स कर लिया। रिवर्स करने के बाद एक बार मैं इसको लेफ्ट रोटेट कर देती हूँ, 4 3 2 1 0। अब मैं इसमें वापस से इसको रिवर्स कर देती हूँ, 0 1 2 3 4। तो अब क्या हुआ? अब मेरे पास सिर्फ 3 ऑपरेशंस के अंदर ही मेरा काम हो गया। मिनिमम क्या था? ये था। तो इंक्रीजिंग के केस में तुम्हारे पास यही दो केस बन सकते हैं, या तो रोटेशन या फिर रिवर्स करो, रोटेट। क्लियर। अब उसके बाद ये तो तुम्हारा हो गया पहली चीज, मतलब केस नंबर 1। केस नंबर 1 देख लिए। अब हम देखेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट है तुम्हारा केस नंबर 2। केस नंबर 2 क्या है? जब तुम्हारे पास डिक्रीजिंग सर्कुलर ऑर्डर। तो डिक्रीजिंग सर्कुलर ऑर्डर के केस में तुम क्या करोगे? डिक्रीजिंग सर्कुलर ऑर्डर के केस में तुम्हारे पास जो ऑप्शन मिलता है वो है कि तुम जो है रिवर्स कर लो, पहले रिवर्स करो और फिर उसके बाद तुम करो उसको रोटेट। पहले हम करेंगे रिवर्स, फिर हम करेंगे रोटेट। क्लियर। इसके अंदर तुम्हारा यही केस बनता है। फॉर एग्जाम्पल 1 0 4 3 2, ये एरे था। पहले तुम इसको कर लो रिवर्स, 2 3 4 0 1, और इसके बाद अब हम इसको रोटेट कर देंगे लाइक जैसे हमने किया था। तुम्हारे पास हमारा आंसर आ जाएगा। लास्ट में जस्ट तुम्हें रिटर्न करना है तुम्हारी मिनिमम रोटेशंस, या फिर मिनिमम रोटेशंस नहीं बोलूंगी मैं, बोलूंगी मिनिमम ऑपरेशंस। क्या रिटर्न करना तुम लोगों को? लास्ट में तुम्हारा जो आंसर है वो होएगा तुम्हारे मिनिमम ऑपरेशंस। ये तुम्हारा आंसर होगा। क्लियर। अगर अब यहाँ पे हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है तुम्हारी वो बिग ऑफ एन लगेगी। बिग ऑफ एन लगेगी तुम्हारी 0 को फाइंड करने में। ठीक है। फिर फ्रंट वाली कंडीशन चेक करने में बिग ऑफ एन लगेगी, बैक चेक करने में बिग ऑफ एन लगेगी। तो इन टोटल 3 टाइम्स बिग ऑफ एन लग रही है, तो कांस्टेंट तुम रिमूव ही करते हैं। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया बिग ऑफ एन, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे हमने कोई एक्स्ट्रा स्पेस ली ही नहीं, तो क्या है? बिग ऑफ 1। ये तुम्हारा एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन था। क्या था? ऑप्टिमल सॉल्यूशन। क्लियर। अब इसका मैं कोड दिखाती हूँ।
बट उससे पहले एक चीज समझो कि इस क्वेश्चन का हार्डेस्ट पार्ट जो कोडिंग नहीं थी, वो हार्डेस्ट पार्ट था इसका चैलेंज कि तुम पैटर्न को ऑब्जर्व करो। अगर तो तुम लोगों को एक बार रियलाइज हो गया कि सॉर्टेड एरे सिर्फ तुम्हारे इंक्रीजिंग सर्कुलर ऑर्डर और डिक्रीजिंग सर्कुलर ऑर्डर इन्हीं में ही हो सकते हैं, तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन काफी ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाती है। क्लियर? और यही इस क्वेश्चन को सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग और सबसे ज्यादा अलग बनाते हैं, यूनिक बनाते हैं। क्लियर? अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन का कोड। कहीं भी कोई दिक्कत हो एक बार ड्राई रन करके देखो और वापस से वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देखो। अब देखते हैं इसका कोड। तो कोड की बात करें तो सबसे पहले तो तुम लोगों ने n ले लिया nums डॉट लेंथ, फिर n इक्वल्स टू 1, मतलब कि एक बार चेक कर लिया कि अगर सिंगल एलिमेंट है तो हम रिटर्न कर देंगे उस केस में 0, कि सिंगल ही एलिमेंट है तो क्या ही चेक करना, कोई ऑपरेशन भी नहीं हो सकता, 0 ऑपरेशन है उस केस में। अगर फिर फर्स्ट स्टेप हमारा आता है हमेशा फाइंड करना इंडेक्स ऑफ जीरो। इंडेक्स ऑफ जीरो कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले इंडेक्स को इनिशियलाइज कर दिया -1 से, लूप चलाई। अगर तुम्हारे नम्स ऑफ आई की वैल्यू 0 के इक्वल होती है तो तुम्हारा जो इंडेक्स है वो हो गया आई, और जहां तुम्हें इंडेक्स मिला तुमने उस टाइम लूप से कर दिया ब्रेक। हो सकता है कि तुम्हारा इंडेक्स बिल्कुल लास्ट पोजीशन पे मिले, तो उस केस के लिए तुम्हारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n होती है। क्लियर? अब नेक्स्ट स्टेप 2 है तुम्हारा इंक्रीजिंग सर्कुलर सॉर्टेड एरे। क्लियर? उसके लिए तुमने अपना फ्रंट को पहले ट्रू से इनिशियलाइज कर दिया। अब आई 1 से लेके लेस देन n तक गए। नेक्स्ट हम हमारा इंडेक्स जो है कैसे निकाल रहे हैं? इंडेक्स प्लस 1 मॉड्यूलस n, ये मैंने डिटेल में समझाया है, कोई दिक्कत है तो एक बार वापस से रिवाइंड करके सुन लो। फिर नम्स ऑफ नेक्स्ट, अगर तुम्हारा आई के इक्वल नहीं है तो तुम्हारा फ्रंट को कर दो वहीं पे फॉल्स और कर दो ब्रेक। इसी तरीके से अब हमारा स्टेप 3 कर रहे हैं, चेक करें डिक्रीजिंग सर्कुलर ऑर्डर। पहले बुलियन बैक को लो तुम ट्रू से इनिशियलाइज करो, फिर अगेन प्रीवियस की वैल्यू निकालो, इंडेक्स -1 प्लस n मॉडुलस n। अगर प्रीवियस आई के इक्वल नहीं है तो बैक को कर दोगे फॉल्स और यहाँ से कर जाओगे ब्रेक। अब इम्पॉसिबल सिचुएशन क्या हो सकती है तुम्हारी कि फ्रंट भी फॉल्स है बैक भी फॉल्स है, मतलब मेरा सोल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो उस केस में रिटर्न कर दोगे -1। अब अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो ट्रू, अगर कोई भी कंडीशन इसमें से ट्रू है तो अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, हमारे नंबर ऑफ ऑपरेशंस और मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस को हमने रिटर्न करना है। सबसे पहले हम अपने आंसर को इनिशियलाइज कर देते हैं इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू से। केस 1 बनता है हमारा इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग का केस में क्या होता है, फ्रंट अगर तो ट्रू के इक्वल है, तो अगर तो इंडेक्स तुम्हारा 0 के इक्वल है तो आंसर तुम्हारा 0 ही है। क्लियर? तो ऑलरेडी मतलब सॉर्टेड है। अगर पहला इंडेक्स ही 0 है तो 0 1 2 3 ऑलरेडी क्वेश्चन सॉर्टेड है। बट अगर ऐसा नहीं है तो दो केस इसमें हमने डिस्कस करे थे, याद करो, दो मेथड्स, रोटेट ओनली या फिर रिवर्स देन रोटेट। तो रोटेट ओनली के लिए तुम क्या करोगे, डायरेक्ट अपना इंडेक्स रिटर्न कर दोगे, और रिवर्स देन रोटेट के लिए तुम करोगे n माइनस इंडेक्स प्लस। क्लियर? इसको अगर तुम ड्राई रन एक बार करोगे तो तुम्हें और ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। फिर इन दोनों में से जो मिनिमम होगा वो तुम हमारे आंसर में रिटर्न कर दोगे। डिक्रीजिंग के केस में तुम्हारे पास सिर्फ रिवर्स रोटेट का केस मैंने समझाया, n माइनस इंडेक्स। अनदर वे जो है लिखो नहीं लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये अनदर वे भी एक हो सकता है कि अगर बाय चांस कोई और ऑपरेशन हुआ तो उसके लिए हम इंडेक्स प्लस 2 करते हैं। क्लियर? अब आंसर इस केस में भी तुम मिनिमम जो निकालोगे वो तुम्हारा होगा आंसर। लास्ट में तुमने हमारा आंसर रिटर्न करा और इसको मैं सबमिट करी। सो तुम्हारा जो क्वेश्चन है वो क्लियर है बिल्कुल। ठीक है? अब इसी क्वेश्चन की जो वीडियो है थोड़ी लंबी बन गई है, तो इसी के लिए जो इसका नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, लास्ट हार्ड प्रॉब्लम, उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने की कोशिश करूंगी। अब तक के लिए इसको अच्छे से समझना, ड्राई रन करके देखना, एक बार सूडो कोड समझोगे तो कोड तो अपने आप तुम बना लोगे। क्लियर? सो टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप थिंकिंग।